हमारा अध्याय है जंतु और पादपों में परिवहन के बारे में। आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। क्या आप जानते हैं ये सब यह सब कैसे संभव होता है? चित्र 11.1 को देखिए। क्या आपको हृदय और रक्त वाहिनियां दिखाई दे रही हैं? हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। इस अध्याय में हम पादप और जंतुओं में पदार्थों के परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। 11.1 परिसंचरण तंत्र। रक्त। जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है? रक्त या रुधिर बाहर बहने लगता है। लेकिन रक्त है क्या? रक्त एक तरल पदार्थ या द्रव्य है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को क्षुद्रांत्र या छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है? रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लाज्मा या प्लेज्मा कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विलंबित रहती हैं। यहाँ पर चित्र 11.1 में परिसंचरण तंत्र को दिखाया गया है। चित्र में धमनियां लाल रंग में और शिराएं नीले रंग में दिखाई गई हैं। यहाँ पर धमनियां लाल रंग की दिखाई गई हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये धमनी को दिखाया गया है। यहाँ पर ये धमनी को दिखाया गया है, ये शिराओं को दिखाया गया है और ये हृदय को दिखाया गया है। ये मानव का परिसंचरण तंत्र को दिखाया गया है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं या आरबीसी होती हैं, जिनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं, जिन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं या डब्ल्यूबीसी कहते हैं। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। बुजो खेलते समय गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गई। कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया और कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया है। यह देखकर बुजो कुछ परेशान हो गया। रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिन्हें पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स कहते हैं। रक्त वाहिनियाँ। शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। आप जानते हैं कि अंतःश्वसन के समय ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों या फुफ्फुसों को भर देती है। रक्त इस ऑक्सीजन का
परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। यहाँ पर इस चित्र में चित्र 11.2 में कलाई में नाड़ी स्पंदन का अनुभव करते हुए दिखाया गया है। साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है, जहां से यह फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है, जैसा कि आपने अध्याय 10 में पढ़ा है। इस प्रकार शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, धमनी और शिरा। चित्र 11.1। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की भित्तियां या दीवार मोटी और प्रत्यास्थ होती है। आइए हम धमनियों से रक्त के प्रवाह का अनुभव करने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 11.1। अपने दाहिने या दक्षिण हाथ की मध्य और तर्जनी अंगुली को अपनी बाईं और वाम कलाई के भीतरी भाग पर रखिए। चित्र 11.2। क्या आपको कोई स्पंदन, गति, धक धक महसूस होती है? यहाँ स्पंदन क्यों होता है? यह स्पंदन नाड़ी स्पंद या नब्ज कहलाता है और यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। देखिए कि 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है। यहाँ पर चित्र 11.2 में कलाई में नाड़ी स्पंदन को अनुभव करते हुए दिखाया गया है। आपने कितने नाड़ी स्पंदन गिने? प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में किसी वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए जहां आप नाड़ी स्पंदन को अनुभव कर सकते हैं। अपनी और अपने सहपाठियों की प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन दर ज्ञात कीजिए। अपने द्वारा प्राप्त आंकड़ों की तुलना कीजिए। उन्हें सारणी 11.1 में लिखिए। यहाँ पर सारणी 11.1 में नाड़ी स्पंदन दर, यहाँ पर नाम लिखना है और यहाँ पर नाड़ी स्पंदन जो प्रति मिनट ज्ञात हुई है उनको लिखना है, जिसकी हम ज्ञात कर रहे हैं। वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं, उन्हें शिराएं कहलाती हैं। शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती हैं। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं। यहाँ पर चित्र 11.3 में परिसंचरण तंत्र व्यवस्था को दर्शाया गया है। यहाँ पर ये केशिकाएं हैं, इनको केशिकाएं बोलते हैं। ये शिरा है, इसको शिरा, और इधर वाली को धमनी कहते हैं। ऊपर ये हृदय को दिखाया गया है, यहाँ पर ये फेफड़ों को दिखाया गया है, और ये वाली इसको फुफ्फुस धमनी बोलते हैं और इसको इधर वाली को फुफ्फुस शिरा बोलते हैं। इस तरह से मानव का परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था को दिखाया गया है। चित्र 11.3 देखिए, क्या आपको धमनियां छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती हैं? ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती हैं जो रक्त को हृदय में ले जाती हैं। मैं चित्र 11.3 देखकर भ्रमित हूँ। मैंने पढ़ा था कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त ही ले जाती हैं। पहली ने समझाया कि फुफ्फुस धमनी हृदय से रक्त को ले जाती है, इसलिए इसे शिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है
फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में लाती है। रक्तदान। रक्त की अनुपलब्धता के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। स्वेच्छा से किया गया रक्तदान हानि रहित और दर्द रहित होता है, जो कई अनमोल जानें बचा सकता है। रक्तदान अस्पतालों में सरकार द्वारा अधिकृत जगहों पर ही किया जाना चाहिए। दान किया गया रक्त ब्लड बैंकों में विशेष देखभाल से रखा जाता है। हृदय। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता रहता है। यह बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है, फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। आइए हम हृदय के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ा बाईं ओर झुका रहता है। चित्र 11.1। अपनी अंगुलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का माप साइज लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। जरा सोचिए, यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए पहली सोच रही है कि हृदय के किस भाग में ऑक्सीजन समृद्ध रक्त होगा और किस भाग में कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त होगा। हृदय 4 कक्षों में बंटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद कहलाते हैं और निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। चित्र 11.4। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती है। परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि समझने के लिए चित्र 11.3 में हृदय के दाईं ओर से आरंभ करते हुए यहाँ पर चित्र 11.4 मानव हृदय चित्र का कार्ड दिखाया गया है। ये बायां निलय है, ये दायां निलय है। इधर वाला भाग बायां आलिंद है, इधर वाला भाग दायां आलिंद है और इनके बीच वाला जो ये भाग है, इसको कक्षों के बीच के विभाजन की दीवार कहते हैं। यहाँ पर ये फुफ्फुस शिरा को दिखाया गया है। यहाँ पर ये फुफ्फुस धमनी को दिखाया गया है और यहाँ पर महाधमनी को दिखाया गया है और इधर महाशिरा को दिखाया गया है। ये मानव हृदय का चित्र है। ये मानव हृदय का कार्ड चित्र दिखाया गया है। तीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुसरण कीजिए। इस चित्र में तीरों द्वारा हृदय से फेफड़ों में और वापस हृदय में रक्त के प्रवाह की दिशा दिखाई गई है, जहां से वैसे शरीर में पंप होता है। हृदय स्पंद। हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती हैं। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती हैं। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंद या हार्ट बीट कहलाता है। याद रखिए, हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखें तो अपने हृदय स्पंद या धड़कन को महसूस कर सकते हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। चित्र 11.5 ए। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंद की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है, जिसमें एक संवेदनशील डायाफ्राम होता है। दूसरे सिरे पर 2 ईयर पीस या श्रोतिका लगे होते हैं।
जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े रहते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रखकर श्रोतिकाओं से स्पंदनों की ध्वनि का अध्ययन करते हैं, जिससे उन्हें आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती है। आइए हम अपने आसपास उपलब्ध सामग्री से स्टेथोस्कोप का एक मॉडल बनाना सीखें। क्रियाकलाप 11.2 6 से 7 सेंटीमीटर व्यास की कोई कीप लीजिए। कीप के स्तंभ पर रबड़ की एक नली लगभग 50 सेंटीमीटर से लंबी को कसकर लगाइए। कीप के मुख पर रबड़ की एक झिल्ली अथवा गुब्बारे को तानकर लगाइए और रबर बैंड की सहायता से कस दीजिए। चित्र 11.5 भी। अब रबड़ की नली के मुक्त सिरे यहाँ पर इस चित्र में स्टेथोस्कोप को दिखाया गया है। इसको श्रोतिका बोलते हैं, इसको ट्यूब बोलते हैं और इसको चेस्ट बोलते हैं। यहाँ पर चित्र 11.5 में हृदय स्पंद को सुनने का यंत्र को दिखाया गया है। स्टेथोस्कोप का मॉडल को अपने एक कान के पास रखिए। कीप के मुख को अपने वक्ष पर हृदय के निकट रखिए। अब सावधानी से ध्वनि सुनने का प्रयास कीजिए। क्या आपको नियमित स्पंदन ध्वनि सुनाई दे रही है? यह ध्वनि हृदय स्पंदनों की है। आपका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा था? 4 से 5 मिनट तक दौड़ने के बाद पुनः हृदय स्पंदन की दर याद कीजिए। अपने प्रेक्षणों की तुलना कीजिए। अपने और अपने मित्रों की विश्राम अवस्था में तथा 4 से 5 मिनट दौड़ने के बाद हृदय स्पंदन तथा नाड़ी स्पंदन पल्स दर सारणी 11.2 में रिकॉर्ड कीजिए। क्या आपको अपने हृदय स्पंदन और नाड़ी स्पंदन दर के बीच कोई संबंध दिखाई देता है? प्रत्येक हृदय स्पंदन धमनियों में एक स्पंद उत्पन्न करता है। प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न स्पंद हृदय स्पंदन दर को बताती है। यहाँ पर सारणी 11.2 में हृदय स्पंदन और स्पंद दर को दिखाया गया है। यहाँ पर छात्र का नाम लिखना है। यहाँ पर छात्र का नाम लिखना है। यहाँ विश्राम के समय हृदय स्पंदन की दर को लिखना है और यहाँ विश्राम के समय स्पंद दर को लिखना है। स्पंद दर कितनी है? यहाँ 4 से 5 मिनट दौड़ने के बाद हृदय स्पंदन को लिखना है और यहाँ पर स्पंद दर को लिखना है 4 से 5 मिनट रनिंग के बाद, दौड़ने के बाद। हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे 1578 से 1657 नामक एक चिकित्सक ने की थी, जो अंग्रेज थे। उन दिनों यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता रहता है। इस मत के लिए हार्वे का उपास किया गया और उन्हें परिसंचारी या सर्कुलेटर कहा जाता था। उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया था। तथापि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार को जीव विज्ञानी तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई थी। वो जो जानना चाहता है कि क्या स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त होता है? स्पंजों और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है।
आइए अब हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अपशिष्ट पदार्थों की निकासी के विषय में अध्ययन करें। 11.2 जंतुओं में उत्सर्जन। आपको याद होगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार उच्च श्वसन के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है। यह भी ध्यान में रखिए कि अपाचित भोजन बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए अब हम यह मालूम करें कि अब अन्य अपशिष्ट पदार्थ शरीर द्वारा कैसे बाहर निकाले जाते हैं। आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ये अपशिष्ट पदार्थ आते कहाँ से। जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र। रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। यह किस प्रकार होता है? इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था वृक्क या गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिए या हटा लिए जाते हैं। वृक्कों से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। मूत्र वाहिनियां नली के आकार की होती हैं। मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। चित्र 11.6 मूत्र मार्ग का यहाँ पर चित्र 11.6 में मानव उत्सर्जन तंत्र को दिखाया गया है। यहाँ नीचे नीचे मूत्र रंध्र को दिखाया गया है। यहाँ पर मूत्र मार्ग है। ये भाग मूत्राशय कहलाता है। ये हिस्सा मूत्रवाहिनी कहलाता है और इसको वृक्क कहते हैं। ये मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र है। मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं, जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क मूत्र वाहिनियों, मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2 से 5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। यह हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों में हमें पसीना या स्वेद आता है। स्वेद में जल और लवण होते हैं। बूझों ने देखा कि गर्मियों के दिनों में प्राय पसीने के कारण कपड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, विशेषकर उन स्थानों में जहां अधिक पसीना आता है। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण बनते हैं। क्या स्वेदन या पसीना आने का कोई विशेष प्रयोजन होता है? हम जानते हैं कि मिट्टी से बने घड़ों में रखा पानी ठंडा हो जाता है। इसका कारण यह है कि घड़ों के छिद्रों से रिसकर पानी उनकी बाहरी सतह पर आ जाता है। जब यह पानी वाष्पित होता है तो घड़े में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पसीना भी हमें अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है।
कभी कभी किसी व्यक्ति के वृक्क काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तथापि यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव है। इस प्रकार रक्त के छानने की विधि को अपवन या डायलिसिस कहते हैं। इस विधि को अपवन या डायलिसिस कहते हैं। पहली जानना चाहती है कि क्या अन्य जंतु भी मूत्र करते हैं। जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, छिपकली, सरप जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्धघन या सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं, जो मुख्यतः श्वेत या सफेद रंग का यौगिक यूरिक अम्ल होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख है। 11.3 पादपों में पदार्थों का परिवहन। अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि पौधे या पादप अपनी जड़ों या मूलों द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। पत्तियां जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती है। अध्याय 10 में आपने यह भी पढ़ा कि सभी जीवों का भोजन के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है तथा जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रियाविधियों को संपादित करने में करती हैं। अतः यह आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराया जाए। क्या आपने कभी इस प्रश्न पर विचार किया है कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा पोषक तत्व पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचाए जाते हैं? पौधों के वे भाग जो भोजन नहीं बना सकते पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? जल और खनिजों का परिवहन। पादप मूलों या जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। मूलों से मूल रोम होते हैं। वास्तव में मूल रोम जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के स्तर क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। चित्र 11.7 ए में दिखाया गया है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल किस प्रकार मूलों से पत्तियों तक पहुंचता है? पादपों में किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है? बुझो का विचार है कि शायद पादपों के सभी भागों में जल के परिवहन के लिए पाइप बने होते हैं, जैसे कि हमारे घरों में जल की आपूर्ति के लिए होते हैं। जी हाँ, बुझो सही है। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं जो समन उत्तक बनाती हैं। उत्तक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो श्रवण उत्तक होता है उसे जाइलम या दारू कहते हैं। चित्र 11.7 ए। जाइलम चैनलों या नलियों का सतत जाल बनाता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से
पत्तियों से जोड़ता है और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। जैसे चित्र 11.7 बी में आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम या पोषवाहक कहते हैं। इस यहाँ पर चित्र ए में जाइलम या दारू को दिखाया गया है और इसको मूल रोम दिखाया गया है। यहाँ पर चित्र 11.7 में जल और खनिजों का परिवहन करते हुए दिखाया गया है। ए में मूल के एक भाग में और बी में किसी वृक्ष में दिखाया गया है। यहाँ पर वृक्ष में ये खनिजों का परिवहन दिखाया गया है। देखिए ऊपर की तरफ ये खनिजों जल और खनिजों का परिवहन को दिखाया गया है और ऊपर की तरफ मूल रोम को दिखाया गया है। इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। पहली ने देखा है कि उसकी माँ यदि भिंडी और किसी अन्य सब्जियां सूख गई हों तो वे उन्हें कुछ देर के लिए जल में डुबो देती हैं। वह जानना चाहती है कि उनमें जल कैसे प्रवेश करता है। क्रियाकलाप 11.3 हमें इस क्रियाकलाप के लिए एक कांच का गिलास, पानी, लाल स्याही व एक कोमल शाक के पौधे की टहनी उदाहरण के लिए बालसम व एक ब्लेड की आवश्यकता होगी। गिलास को 1/3 पानी से भरें, उसमें कुछ बूंदें लाल स्याही की डालें। एक कोमल शाक के पौधे की टहनी के आधार को एक ब्लेड की सहायता से काटकर गिलास में जैसा कि चित्र 11.8 ए में दिखाया गया है, अगले दिन इसका अवलोकन करें। यहाँ पर चित्र 11.8 ए में रंगीन पानी में रखी गई साग के पौधे की टहनी को दिखाया गया है। चित्र 11.8 ब पानी तने से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाया गया है और इस सह में तने की अनुप्रस्थ काट जो लाल रंग के बिंदु के रूप में प्रदर्शित करते हुए दिखाया गया है। क्या साग के पौधे को टहनी के कोई भाग लाल रंग का दिखाई देता है? टहनी को अनुप्रस्थ काटिए तथा इसके अंदर लाल रंग का अवलोकन कीजिए। चित्र 11.8 ब व 11.8 से वाष्पोत्सर्जन। कक्षा 6 में आपने पढ़ा कि पादप वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं। पादप मृदा से खनिज, पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता। पत्तियों की वो जो जानना चाहता है कि पादप क्यों मृदा में से अधिक मात्रा में जल अवशोषित करते हैं और फिर उसे वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकाल देते हैं। सतह पर उपस्थित रंध्रों में से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूषण या अभिकर्षण खिंचाव विकसित हो जाता है। यह वैसे ही है जैसे आप स्ट्रो से जल का चूषण करते हैं। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण या खिंचाव इसी प्रकार होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायक होता है। इस तरह से ये हमारा अध्याय कंप्लीट हो गया है।